जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के फास्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, डी एंड एफ ब्लॉक और क्या चीज़ आपका मेटलर्जी। इनके लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे और इसको फास्ट मोड में रिवाइज करना है। फास्ट मोड का मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं हमें उनको रिवीजन के साथ में लेकर के चलना है। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे इस लेक्चर को पूरा इत्मीनान से कम 2 से 3 बार देखिए। उसका पूरा आप पेन और पेपर पे नोट करिए। देयर आफ्टर जब 2 से 3 बार आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो इसी वीडियो को बहुत ही फास्ट मोड में तेजी के साथ आप इसको सुनेंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा। वैसे टोटल टॉपिक जो होता है एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी एफ, मेटलर्जी और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड मिल करके 3 से 4 क्वेश्चन उठाता है। नीट में, जेई में या कोई भी यूजी स्तर का जो एग्जामिनेशन होता है बीएससी के लिए हो या इवन तो एमएससी वगैरह के लिए भी हो, आप कह सकते हैं जो रिनाउंस यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या आप कह लो बीएचयू, एएमयू, इन सब में जो यूजी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे 3 से 4 बार रिवाइज करिए। एग्ज़ाम से अगर पहले जाना है तो 1-2 बार पूरा आप रिवाइज कर लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 घंटे में आप ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे और आपके 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोबल गैसेस पी ब्लॉक का बिल्कुल आखिरी ब्लॉक है। नोबल गैसेस में ये सारी गैसेस जो होती हैं गैस ही हैं। ये पूरा ग्रुप ही जो है गैसियस एलिमेंट का बना हुआ है और मोस्टली इसमें 6 एलिमेंट हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। एक और भी है ऑक्टीनियम, लेकिन इसको अभी उतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता। इन्हीं 6 को लेकर के चलते हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट का ग्रुप है इसे ग्रुप 18 कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, एलिमेंट विथ जीरो वैलेंसी कहते हैं। इस पूरे ग्रुप का कॉमन नेम जीरो ग्रुप रखते हैं। ये इतनी सारी बातें इन्हीं एलिमेंट के लिए कही जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो नोबल गैसेस हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट हैं या एलिमेंट विथ जीरो वैलेंसी हैं, ये सब के सब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसियस स्टेट में है और केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्शन नहीं देते। हम लोग इनके इंट्रोडक्टिव पार्ट में चल रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो इनके केमिकली अनरिएक्टिव होने का भी अपना कारण है। पहला कारण तो ये है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा कारण ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। तो दोनों ही किसी एलिमेंट के रिएक्ट करने के जो दोनों रास्ते हैं वो बंद हैं। या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे के रिएक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ले के रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होने की वजह से ये एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। नतीजा दोनों ही रास्ते बंद हैं। सो ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं, इनर्ट एलिमेंट होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। बात आगे बढ़ती है तो इसमें अगर आप हीलियम और नियॉन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये नेचर में पाए जाते हैं। किसके रूप में? आपका आप कह सकते हैं जो मिनरल्स हैं और हैं रेडियो एक्टिव, खासतौर से पिच ब्लेंडा, मोनोजाइट, क्लिवाइट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है। तो इनमें थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं। जिनॉन और रेडॉन को रेयरेस्ट एलिमेंट कहा गया इस पूरे ग्रुप का। रेयरेस्ट एलिमेंट है, सबसे कम पाए जाने वाले एलिमेंट है। और अगर पूरा आप इसका कंपोजिशन देखोगे तो एटमॉस्फेरिक ड्राई गैसेस अगर आप ले लो तो उसका 1% बाई वॉल्यूम जो है वो इनर्ट गैस का होता है। चलेगा। इनका नाम नोबल गैस इसलिए पड़ा क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं,
इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी बड़ी कम होती है। नतीजा ये किसी अदर एलिमेंट के साथ केमिकली रिएक्शन देते ही नहीं है, नहीं देते हैं तो इनका नाम क्या पड़ गया, नोबल गैसेस पड़ गया। अगर आप रेडान की बात करो तो रेडान जो होता है वो रेडियो एक्टिव डीके से बनाया जाता है, किसके, रेडियम के। रेडियम अल्फा पार्टिकल देने के बाद क्या बनाता है, रेडान। और रेडान की एक खास बात और भी है कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, डज नॉट फाउंड इन क्या आपका एटमॉस्फेयर। चलेगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे जो हम लोगों ने किस में देखे, आपका नोबल गैसेस में देखे। अब हम नोबल गैस एलिमेंट की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस पर। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जबकि वो प्रॉपर्टीज जो कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड होती है, मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ध्यान दें, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टी आएंगी वो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, ये सब आते हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टी आती है वो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब आता है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस पूरे ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, इसमें से हीलियम s ब्लॉक से ला करके इस ग्रुप में रखा गया है अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करने के लिए। और बाकी के ये जो एलिमेंट हैं नियॉन से लेकर के रेडॉन तक, ये प्योर p ब्लॉक के, इसीलिए इस ग्रुप में दो प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। हीलियम के लिए 1s2 और हीलियम को छोड़ करके बाकी के लिए ns2np6 चलेगा। यानी हीलियम का डुप्लेट पूरा रहता है, जबकि उसको छोड़ के बाकी सबका क्या पूरा रहता है, ऑक्टेट पूरा रहता है। तो ये तो बात रही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि नोबल गैसेस किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनाते किसी अदर एलिमेंट के साथ या सेम एलिमेंट के साथ, तो ऐसी स्थिति में इनका एटॉमिक साइज जो मेजर किया जाता है ये वैन डर वाल रेडियस के टर्म में मेजर किया जाता है। आपने वैन डर वाल रेडियस के बारे में पढ़ा हुआ है कि दिए गए एलिमेंट को हम सॉलिड स्टेट में ले आते हैं और सॉलिड स्टेट में दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी आधी डिस्टेंस को हम वैन डर वाल रेडियस कहेंगे, बशर्ते कि दोनों एलिमेंट के बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। यही वजह है कि जो नोबल गैसेस होते हैं अपने पूरे पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि बाकी के एलिमेंट का तो मेटालिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस मेजर होता है, लेकिन इनके केस में कौन सा रेडियस मेजर होता है, वैन डर वाल रेडियस मेजर होता है। अगर सेम एलिमेंट के तीनों रेडियाई की बात की जाए, वैन डर वाल, मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस, तो सबसे बड़ी रेडियस वैन डर वाल होती है, फिर कौन सी होती है, मेटालिक, और सबसे छोटी कौन सी, कोवेलेंट। यही वजह है कि नोबल गैसेस अपने पीरियड में सबसे बड़े साइज के होते हैं। लेकिन अगर आप नोबल गैसेस ग्रुप की बात करोगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, हीलियम से रेडॉन तक अगर आप आओगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, जिस पर कि इसका साइज भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रेडॉन के केस में साइज इसलिए नहीं डिफाइन कर पाते थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, और अगर इसे नॉन रेडियो एक्टिव मान करके चलेंगे तो ये पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा होगा, हीलियम सबसे छोटा होगा। बात आगे बढ़ती है तो हम तीसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैं आपको बताऊं पूरे पीरियड में नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न ये है कि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या है, आपका कंप्लीट है। तो जब इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट रहता है
तो ऐसी स्थिति में इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, सो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ा हुआ आता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हीलियम से रेडॉन की तरफ जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, क्योंकि साइज क्या करता है, बढ़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को देखिए हमने घटता हुआ दिखा दिया है हीलियम से रेडॉन की तरफ। डाटा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हमें उस न्यूमेरिकल वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है। अपने लेवल पर जो क्वेश्चन आता है वो केवल ऑर्डर को लेकर के आता है, मैक्सिमम को लेकर के आता है, मिनिमम को लेकर के आता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर के आता है। और अगर कोई नंबर दिया भी है तो उस नंबर को आप अपने इस कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगली एटॉमिक प्रॉपर्टी पर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। इसीलिए इनको अगर हम एनर्जी देते हैं, अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी पार्टिसिपेट करती है वो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी होती है, एंडोथर्मिक होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में रिलीज एनर्जी का क्रम बनाते हैं। चल जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर बनाएं तो यहाँ पर जो ऑर्डर मिलेगा वो रिलेटिव ऑर्डर होगा, जिसमें हीलियम का सबसे ज्यादा, तब फिर रेडॉन का, फिर जिनान का, आर्गन और क्रिप्टॉन का लगभग बराबर, सबसे कम किसका होगा, नियॉन का। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये पूछा भी गया है। अब हम लोग आते हैं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टियां जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है, जो कि मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है। नोबल गैसेस में क्या है कि नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं और इनके पार्टिकल के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स जो होता है, या लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स आप कह सकते हैं, वंडरवॉल फोर्स की ये वाली फॉर्म इसमें पाई जाती है। क्योंकि इनका मोलर मास बड़ा कम होगा, इसलिए ये लंदन या डिस्पर्सन फोर्स भी कमजोर होता है। यही रीजन है कि सारे मेंबर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर किस में होते हैं, गैस में होते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, मोलर मास बढ़ेगा, लंदन फोर्स बढ़ेगा, नतीजा इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका डेंसिटी, ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, आपका बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर मास से रिलेटेड हैं। और ये जो मास है वो फोर्स को डिसाइड करेगा और फोर्स जो है वो फेस को डिसाइड करेगा। इसलिए चूंकि ऊपर से नीचे आओगे तो मोलर मास बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा। तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ने पर देखिए डेंसिटी भी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। चलेगा। सभी मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। यहाँ एक चीज अगर आप ध्यान से देखो डेंसिटी के बारे में, तो हीलियम से रेडॉन की तरफ जा रहे हो तो बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में भी नियॉन से रेडॉन की तरफ जा रही है, यहाँ हीलियम गायब है। कारण ये है कि हीलियम जो होता है लगभग 0 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पर भी लिक्विड में पाया जाता है। 2 टाइप के लिक्विड में ये होता है, ये सॉलिड में करीब जाता ही नहीं। और मेल्टिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकली सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसलिए सॉलिड जहाँ से हमको मिलता है वहाँ से इसको डिफाइन करते हैं। नियॉन से रेडॉन की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है हीलियम से रेडॉन की तरफ जाने पर बढ़ता है। यहाँ जो एक बात नोटिस करने वाली है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये डाटा ये टेबल में जो आपके डाटा दिया गया है एनसीईआरटी की टेबल, उसको रटना नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा बताओ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, इंक्रीजिंग कौन सा है, डिक्रीजिंग कौन सा है। तो अगर आपने ये ऑर्डर अपने दिमाग में बैठा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में प्रैक्टिकल डाटा है कि इन गैसेस का एटमॉस्फेरिक कंटेंट क्या है। तो मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्रिप्टन है, फिर आर्गन है, फिर हीलियम है, जीनान है, रेडॉन है ये नहीं है या बहुत ही कम है, बहुत रेयर कम है, बहुत कम है। आपका चल जाएगा। हीलियम के बारे में 2 बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हीलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है किसी नॉन सब्सटेंस का, 4.2 केल्विन। देख रहे हैं आप इस चीज़ को। जबकि हीलियम की एक और ख़ास बात है कि अगर इसको हम लोग लैब के जो मटेरियल हैं जिसमें कि हम लोग
लैब के कंटेनर है जिसमें कि हम लोग मटेरियल को रखते हैं, अगर उसमें रखेंगे तो हीलियम टिकेगा नहीं, क्योंकि हीलियम ग्लास, प्लास्टिक या रबर से डिफ्यूज कर जाता है। ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें नोबल गैसेस की, तो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये उठता है कि नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव होती हैं नेचर में, क्यों? तो इसका दो कारण बताया गया है। पहला कारण तो ये है कि इनके पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहाँ हीलियम 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन रखता है, हीलियम को छोड़ करके बाकी की जो नोबल गैसेस हैं वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट रखती हैं और NH2 NP6 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा रीज़न जो आपके एनसीईआरटी देती है वो ये है कि इन गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखते, और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो अगर एलिमेंट के दोनों ही रास्ते बंद कर दोगे, ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला ना देने वाला, तो केमिकल कंपाउंड कहाँ से बनाएगा? यही जो रीजन है वो नोबल गैसेस को इनर्ट बनाता है, अनरिएक्टिव बनाता है, केमिकली रिएक्टिवनेस से इसको रोक देता है। पहला रीजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और दूसरा रीजन हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो सवाल ये आता है कि फिर हमें इसके कंपाउंड कैसे मिले? हमारे एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड का भी जिक्र किया है, तो ध्यान से देखो, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और एरेडन। तो थोड़े बहुत जो कंपाउंड मिले हैं वो जीनन के मिले। क्यों मिले? क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो घटेगी तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। इस वजह से जीनॉन जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। जबकि यही अगर तुम कहो कि रेडॉन को तो सर और बनाना चाहिए, तो रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है, अनस्टेबल एलिमेंट है, इसलिए उसके कंपाउंड बहुत कम रिपोर्टेड है। क्रिप्टॉन थोड़ा ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का है, तो इसके कंपाउंड एक दो मिल जाते हैं। जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन के, याद रहे, अभी तक कोई नोन कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ। चलो इनके कंपाउंड के क्षेत्र में जाते हैं। तो कंपाउंड वाले अगर एरिया में आप जाओगे तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बर्टलेट। तो ये जो नील बर्टलेट साहब थे, इन्होंने सबसे पहले एक रेड कलर का कंपाउंड डिस्कवर किया था, O2PtF6-। तो जब इन्होंने ये कंपाउंड डिस्कवर किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाला कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी करीब करीब 1175 किलो जूल के आसपास। अगर ये कंपाउंड बना सकता है तो जिनॉन क्यों नहीं? क्योंकि जिनॉन की भी आयोनाइजेशन एनर्जी उसी के आसपास थी। तो इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को जिनॉन के साथ में हीट किया और जिनॉन प्लेटलेट हेक्साफ्लोराइड दोबारा बन गया। ये भी रेड कलर का कंपाउंड था। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि नोबल गैसेस में खासतौर से जिनॉन कई कंपाउंड बन सकते हैं। और बाद में तो एक होड़ सी लग गई कि जिनॉन के कंपाउंड किसके साथ बनाना? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाना, और ढेर सारे आप खुद भी पढ़ते हो। इसके बाद अगर आप देखो तो क्रिप्टॉन का बहुत कुछ कंपाउंड डिस्कवर्ड है, जिसमें कि क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड है। रेडॉन के तो हैं ही नहीं, केवल एक ही नोन कंपाउंड डिस्कवर्ड है, रेडॉन डाइफ्लोराइड। और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आर्गन, नियॉन और हीलियम के अभी तक कोई ट्रू कंपाउंड डिस्कवर्ड नहीं हुए। चलेगा। अब हम लोग आते हैं इन कंपाउंड की प्रिपरेशन में, प्रॉपर्टीज में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में कि क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं जिनॉन कंपाउंड की प्रिपरेशन पर, कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन सा जिनॉन का कंपाउंड बनेगा। तो मोस्टली कंपाउंड इसके जिनॉन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाए गए हैं। सबसे पहला अगर आप देखो तो हम लोग जिनॉन को अगर एक्सेस में लेकर के फ्लोरीन के साथ हीट करें, करीब करीब मान के चलो आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास या 673 केल्विन के आसपास 1 बार प्रेशर पर, तो जिनॉन डाइफ्लोराइड बनता है सॉलिड फॉर्म में। इसी तरीके से अगर यही जिनॉन फ्लोरीन मिक्सचर 1:5 के रेशियो में लिया जाए
तो 873 केल्विन और 1 बार प्रेशर के आसपास ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से हम इसी जिनॉन को फ्लोरीन के साथ 1:20 के रेशियो में अगर हम हीट करें 573 केल्विन और करीब करीब 60 से 70 बार प्रेशर, तो ये जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाता है। चल जाएगा। हम इसी जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को जिनॉन टेट्राफ्लोराइड से भी बना सकते हैं। अगर हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन O2F2 के साथ कराएं तो करीब करीब 143 केल्विन पर ये जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। क्यों? यहाँ पर जिनॉन का ऑक्टेशन नंबर +4, यहाँ ऑक्सीजन एटम का कितना आपका +1, यहाँ कितना हो गया +6, ये कितना हो गया 0। तो +4 से +6 होना ऑक्सीडेशन और +1 से 0 होना रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रहे यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जबकि O2F2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है, अगर ये अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, तो इसका बकायदा शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारे फैक्टर डिसाइड होंगे VSEPR थ्योरी से, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। लेकिन ये जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, चलेगा। और करीब करीब थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो ये बिना लिक्विड में आए वेपर में बदल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ टर्म दिया सबलिम्स। बिना लिक्विड में आए वेपर में क्या करेंगे, बदल जाएंगे। याद रहे जब इन कंपाउंड को आप लें तो वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर या वाटर अगर है तो बड़ी तेजी से ये कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में बदल जाते हैं। जैसे मैं अगर जिनॉन डाइफ्लोराइड लूँ तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर जिनॉन HF और ऑक्सीजन देता है। टेट्राफ्लोराइड लूँ तो वो भी जिनॉन और ऑक्सीजन HF देता है, साथ में जिनॉन ट्राईऑक्साइड जो बेहद एक्सप्लोजिव पिरामिडल कंपाउंड है। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो होता है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर जिनॉन ट्राईऑक्साइड और क्या देता है, HF देता है। ये रिएक्शन IIT, नीट, PMT, एम्स सब में पूछा गया है। इनमें एक खास बात है कि जो जिनॉन डाई और टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, फुल हाइड्रोलिसिस है, वो जो है किसका एग्जाम्पल है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। चाहे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे ये रेडॉक्स है और कैसे ये नॉन रेडॉक्स है। तो जिनॉन डाइफ्लोराइड में जिनॉन का ऑक्टेशन नंबर +2, यहाँ पर ये 0, वाटर में ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर क्या आपका 0, तो +2 से 0 रिडक्शन और -2 से 0 ऑक्सीडेशन, तो ये रेडॉक्स हुआ। इसी तरीके से टेट्राफ्लोराइड में आप देखोगे तो ये +4 से 0 रिडक्शन और ये -2 से 0 ऑक्सीडेशन, ये भी क्या हुआ आपका रेडॉक्स हुआ। लेकिन जरा जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में देखो, यहाँ ये +6 से +6 ही रह गया, यहाँ ये -2 से -2 ही रह गया। तो ऑक्टेशन नंबर में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये कौन सी रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, जबकि अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखोगे तो ये भी नॉन रेडॉक्स है, लेकिन इसके प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे जिनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर 1 मोल वाटर के साथ जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा 1 मोल वाटर के साथ, तो जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड देता है, जबकि यही जिनॉन हेक्साफ्लोराइड 2 मोल वाटर के साथ जुड़ता है तो ये जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड देता है। इन सभी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म लेकर के चलोगे तो बकायदा शेप होगा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री होगी, पोलर नॉन पोलर नेचर होगा, अभी सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और मैंने कहा कि ये नॉन रेडॉक्स है। नॉन रेडॉक्स कैसे, इसके ऑक्टेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, आप देख लो कोई चेंज नहीं है। तो अगर ऑक्टेशन नंबर में कोई चेंज नहीं तो ये एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का। तो
तो ध्यान रखिएगा, जिनॉन डाइफ्लोराइड हाइड्रोलिसिस पे जिनॉन और ऑक्सीजन HF देता है। टेट्राफ्लोराइड जो होता है जिनॉन ट्राईऑक्साइड HF और ऑक्सीजन देता है, जबकि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो होता है जिनॉन ट्राईऑक्साइड और HF देता है। और ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की है, जबकि यही जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 1 मोल पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और 2 मोल पर जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा। चलेगा। ये जो जिनॉन के कंपाउंड है ना, ये बड़ा अच्छा फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर और डोनर का भी काम करते हैं। चलिए हम देखते हैं इस रिएक्शन को। अब अगर हम लोग आए तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कि यदि जिनॉन फ्लोराइड्स को हम फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ लेंगे तो याद रहे ये कैटायनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यही अगर फ्लोराइड आयन डोनर के साथ लिया गया तो ऐसी स्थिति में ये फ्लोरो एनायंस का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए सबसे पहले हम जिनॉन डाइफ्लोराइड को लेते हैं फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, जैसे कि PF5। तो ये इससे एक फ्लोराइड आयन ले लेगा और ये कैटायनिक स्पीसीज बनेगी और ये क्या रहा आपका एनायनिक स्पीसीज। इसी तरीके से अगर हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को एल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ में, जो कि बहुत अच्छे फ्लोराइड आयन डोनर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फ्लोरो एनायंस का फॉर्मेशन करेगा, XeF7 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। चलेगा। अब जैसे हमने जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का लिया एंटीमनी फ्लोराइड के साथ, तो ये इस फॉर्म में स्टैंड करेगा और ये तीनों रिएक्शन आपकी NCERT में दी गई। चल जाएगा। अब बात आती है कि अगर इन कंपाउंड को हम गैसियस स्टेट में लें या वेपर फेज में लें, खास तौर से जो जिनॉन के कंपाउंड है, तो इनका शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, पोलर नॉन पोलर नेचर, ये सब कैसे डिसाइड होगा। तो इन सबको डिसाइड करने के लिए हम लोग VSEPR थ्योरी का सहारा लेंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का सहारा लेंगे। चलिए इसमें हम सबसे पहले कंपाउंड पर आते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो अगर आप जिनॉन डाइफ्लोराइड को देखें तो इसके सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे। यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पर होगा, जबकि इसका तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, ऐसे। चलेगा। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सेंट्रल एटम का, तो वो जिनॉन का आएगा sp3d। पर ध्यान रहे यहाँ केवल एक टाइप का, ओनली 1 टाइप ऑफ जिनॉन फ्लोरीन बॉन्ड, और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बॉन्ड एक ही जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। अगर ये बॉन्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पर होते तो 2 टाइप का हो जाता, लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों ही बॉन्ड एक टाइप के होंगे। साथ ही साथ इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 आएगा। 0 आएगा तो हम इस पूरी केमिकल स्पीसीज को नॉन पोलर स्पीसीज कहेंगे। पर याद रहे यहाँ पर जो जिनॉन फ्लोरीन बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, लेकिन केमिकल स्पीसीज कैसी है, नॉन पोलर है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन अगर जिनॉन डाइफ्लोराइड के शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आएगा लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर है हमारी बात। हमको लगता है आपको जिनॉन डाइफ्लोराइड में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में भी, नोबल गैस में भी। चलिए जिनॉन डाइफ्लोराइड के बाद हम आते हैं जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में हम लोग आते हैं। तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर देखोगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d2 आता है। इसमें सेंट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। दोनों लोन पेयर मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि चारों फ्लोरीन एक प्लेन में पाई जाती है।
और इसका जो स्ट्रक्चर या शेप बनता है वो है स्क्वायर प्लेनर। कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। अब अगर हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3d2। अगर हम इसका ज्योमेट्री देखें तो ध्यान रहे ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप और स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान रहे स्क्वायर प्लेनर। कैसा रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। यही इसका अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखें तो वो भी जीरो। मॉलिक्यूल या केमिकल स्पीसीज, पूरी की पूरी स्पीसीज कैसी होगी? नॉन पोलर। लेकिन जिनॉन फ्लोरीन बॉन्ड ये कैसा होगा? पोलर। क्लियर है हमारी बात? दोनों लोन पेयर मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होता। साथ ही साथ चारों जिनॉन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये सेम टाइप के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। चलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के बाद अगर हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड लें गैसियस या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को लें, ध्यान दें आप, तीसरा मॉलिक्यूल ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन तय करना हो तो 8 से 14/2 यानी 7 sp3d चलेगा। साथ में सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर होगा। तो एक लोन पेयर अगर मौजूद है तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पर इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। एक लोन पेयर होगा और आपके 6 बॉन्ड पेयर होंगे ऐसे, यूं। यानी कि अगर इसका ज्योमेट्री बताना हो तो हम बताएंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री अगर बोलना हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल चलेगा। लेकिन अगर शेप बताना हो तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका शेप आप बल्कि यूं कह सकते हैं अम्ब्रेला शेप, सबसे बढ़िया टर्म आप यूज कर लीजिए, अम्ब्रेला शेप चल जाएगा। इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अब ये जीरो नहीं होगा, चलेगा। ये कैसी स्पीसीज होगी? पोलर स्पीसीज विथ पोलर बॉन्ड। इसमें बॉन्ड भी पोलर और स्पीसीज भी पोलर। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे आपको, एक्सियल और क्या आपका इक्वेटोरियल, यानी 2 प्रकार की बॉन्ड लेंथ जिनॉन फ्लोरीन पर आपको मिलेगी। चल जाएगा। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के बाद हम लोग चौथे कंपाउंड पर आते हैं, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। ये बेहद एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पर ये नहीं पाया जाता। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 आएगा और इसका शेप देखेंगे तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का ये होगा, चलेगा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, यानी ये कैसी स्पीसीज होगी आपकी? पोलर स्पीसीज होगी विथ पोलर बॉन्ड, पोलर स्पीसीज विथ पोलर बॉन्ड। एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड अगर हम जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड पर आए तो आप ध्यान से देखिएगा कि मॉलिक्यूलर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से हम इसका शेप डिसाइड कर लेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3d2 आएगा।
8 4 12/2 यानी 6 sp3d2 चलेगा। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यूं स्ट्रक्चर बनेगा ये। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर इसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है, इसका जो ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप है। ध्यान दीजिएगा शब्द स्क्वायर पिरामिडल शेप है। इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये कैसी स्पीसीज है? पोलर स्पीसीज विथ पोलर बॉन्ड। इसमें बॉन्ड भी पोलर है और स्पीसीज भी पोलर है। चलेगा। लास्ट आते हैं जिनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड पर। तो जब आप जिनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड पर आएंगे, इस कंपाउंड में आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि मॉलिक्यूलर स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। sp3d अगर है तो ये दो प्रकार के बॉन्ड रखेगा, एक्सियल और क्या आपका इक्वेटोरियल। तो इसका शेप कुछ यूं बनेगा, दोनों फ्लोरीन एक्सियल पर होंगे जबकि दोनों ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पर होंगे। साथ में एक लोन पेयर भी कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर पाया जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसी को हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल या सीसा से, जो बच्चे झूलते हैं सीसा से। इस पूरी स्पीसीज का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नतीजा ये कैसी स्पीसीज होगी? पोलर स्पीसीज होगी। यहाँ पर पोलर बॉन्ड भी होंगे, पोलर स्पीसीज विथ पोलर बॉन्ड। और यहाँ जिनॉन फ्लोरीन और जिनॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। इसके दो रीजन है, पहला तो यहाँ एलिमेंट ही अलग अलग है, और दूसरा जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो भी क्या है आपका अलग अलग है। इस वजह से ये चीज जो है आपस में बराबर नहीं होगी। अब हम लोग करते क्या है कि इन कंपाउंड की समरी देख लेते हैं, एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिसमें कि इनकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन को डील कर लिया जाएगा, खास तौर से जिनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड का, हमने इसकी चार्टिंग कर दी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी सारी रिएक्शन एक साथ मोटा मोटा हम लोग डिवीजन के मोड में ले रहे हैं। जिनॉन डाइफ्लोराइड का रिवीजन के मोड में, बस खाली अगर आप ये चार्ट भी पूरा सुन लेते हैं तो भी व्यवस्था हो जाती है। सबसे पहले जो जिनॉन फ्लोराइड है ये, इसके अंदर मौजूद फ्लोरीन हाइड्रोजन के लिए ग्रेट एफिनिटी रखती है, क्योंकि HF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बड़ी ज़्यादा है। तो अगर तुम जिनॉन डाइफ्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जिनॉन और HF देता है। इसी तरीके से जिनॉन डाइफ्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये बॉन्ड HF बना देगा, जिनॉन अलग, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। मतलब जिनॉन डाइफ्लोराइड ऑक्सीडाइज कर देता है HCl को क्लोरीन में। इसी तरीके से जिनॉन डाइफ्लोराइड वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ HF, जिनॉन अलग, और साथ में कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस। ये जिनॉन डाइफ्लोराइड अगर आपने अल्कलाइन मीडियम में ले लिया तो HF एसिडिक होने की वजह से नहीं टिकेगा और मिलेगा उसका सॉल्ट, जबकि ये ऑक्सीडाइज होकर के, इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस देगा। इसी तरीके से अगर जिनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन हम लोग फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से करा देते हैं, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर जैसे PF5 हो गया या आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हो गया,
तो ये इसकी फ्लोरीन को लेकर के कैटायनिक स्पीसीज में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से कराएं यहाँ पे, तो जिनॉन डाइफ्लोराइड अपना फ्लोराइड आयन दे करके पेंटाफ्लोराइड को किस में बदल देगा, हेक्साफ्लोराइड में बदल देगा। और लास्ट रिएक्शन जिनॉन डाइफ्लोराइड की बेंजीन के साथ, तो फ्लोरोबेंजीन जिनॉन और क्या बनेगा आपका HF। तो तैयार कर सकते हैं। आते हैं अगले कंपाउंड जिनॉन टेट्राफ्लोराइड पर। अब अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड पर, तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि जिनॉन को फ्लोरीन के साथ 1:5 के रेशियो में 1:5 के रेशियो में करीब करीब 700 केल्विन टेम्परेचर के आसपास और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिपीट में हीट करेंगे तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। अब अगर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराया जाए, तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के लिए बहुत एफिनिटी रखता है, यानी HF बनेगा और जिनॉन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पोटेशियम आयोडाइड लेकर के चलेंगे, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और आयोडाइड को आयोडीन में बदल देगा। इसी तरीके से जिनॉन टेट्राफ्लोराइड वाटर के साथ भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, ऑक्सीजन गैस देता है और एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाएगा जिनॉन ट्राईऑक्साइड। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगी डिसप्रोपियोनेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ जिनॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ ये 0 और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन। तो इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन अगर सल्फर SF4 के साथ करा दिया जाए, तो ये SF6 और जिनॉन देगा। यही जबकि प्लेटिनम के साथ जिनॉन टेट्राफ्लोराइड PTF4 और जिनॉन देगा। बेंजीन के साथ फ्लोरोबेंजीन HF और क्या बनेगा, जिनॉन बनेगा। तो ध्यान रखेंगे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड को। लास्ट रिएक्शन पर आते हैं जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब हम लोग लास्ट रिएक्शन पर आते हैं या लास्ट कंपाउंड पर आते हैं जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड सबसे पहले बनाते कैसे थे हम लोग, जब जिनॉन और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हीट करते थे, तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता था। चलेगा। ये जो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, अगर इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो जिनॉन और HF बनेगा। वाटर के साथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है। सबसे पहले जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और HF में कन्वर्ट करेगा, फिर अगर वाटर एक्सेस में है तो जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जिनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड में कन्वर्ट होगा और लास्ट में अगर आप देखोगे तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है। इसीलिए जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस 1 मोल पर था, यहाँ से यहाँ वाला प्रोडक्ट 2 मोल पर था और ये फाइनल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट था। और ये रिएक्शन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का। इधर की तरफ देखें, अगर हम लोग एल्कलाइन मीडियम में जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को लेकर के चल रहे हैं, तो पहले ये सॉल्ट देता है जो फर्दर इसमें कन्वर्ट होता है, साथ में जिनॉन और ऑक्सीजन बनती है। अगर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को हम फ्लोराइड डोनर के साथ रखते हैं, तो फ्लोराइड डोनर 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले हमने सीजियम फ्लोराइड लिया और दूसरा रुबिडियम फ्लोराइड लिया है। तो ये करस्पॉन्डिंग एनायनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम इसको हीट कर दें तो फर्दर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और ये सॉल्ट मिलता है। ये रिएक्शन आपकी NCERT में दी है, ये हीटिंग वाली हमने अपनी तरफ से बता दी। यही अगर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से आप रिएक्ट कराते हो, तो ये करस्पॉन्डिंग कैटायन और जो रीजेंट है वो एनायन में तब्दील होगा। लास्ट में जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन अगर हम सिलिका के साथ कराते हैं, SiO2 के साथ कराते हैं, तो ये SiF4 और जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड देता है। चल जाएगा, कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपने नोबल गैस को इतना रिवाइज कर लिया और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यकीन मानिए किसी भी IIT, नीट, PMT या AZ लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, UG लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो BSc हो, AZ हो, AMU का BSc हो, AZ हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या किसी अदर अनाउंस यूनिवर्सिटी का हो,
तो आप उसको बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस को बना करके निकल जाएंगे। बस करना ये है कि इसको 1-2 बार डिटेल में देख लीजिए और उसके बाद फिर फास्ट मोड पर 2 से 3 मिनट 10 मिनट में इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। चलेगा बालकों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे होंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर रहे होंगे, साथ में इसको सब्सक्राइब भी कराते चलिए ताकि हमारा भी कुछ प्रॉफिट होता चले और हम भी आगे की तरफ बढ़ते चले, हमारा भी जो मोरल है वो बूस्टअप होता रहे। ठीक है, चलिए, जय हिंद बालकों।